नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भारत की जनजातियाँ। देखिए, भारत की जनजाति होता कौन है? देखिए, आदिवासी का नाम सुने ही होंगे। आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी। देखिए, आदिवासी वे लोग होते हैं जो भारत के मूल निवासी हैं। भारत के मूल निवासी को ही आदिवासी कहा जाता है। इसका शुद्ध डेफिनेशन हो गया, ठीक है। आदिवासी किसे कहते हैं? तो भारत के मूल निवासी को आदिवासी कहा जाता है। आदिवासी की ज़िंदगी को पढ़ना अत्यंत ज़रूरी है एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो है आदिवासी के बारे में, विद्रोह के बाद जितने आदिवासी लोग जो है विद्रोह किए उनको बारे में, उन्हीं का क्वेश्चन बहुत सारा आता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग इस वीडियो में डीपली पढ़ेंगे। ये वीडियो में एक ही वीडियो में समाप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वीडियो में अगर बनाया जाए तो कम से कम 4 से 5 घंटे वाला आपको वीडियो मिलेगा, लेकिन उतना बनाना नहीं ज़रूरी है। आपको पार्ट बाय पार्ट आपको मिलेगा, हर एक पार्ट का अलग अलग वीडियो होगा। जैसे कि अभी का जो टॉपिक है भारत की जनजातियों के बारे में। भारत के जो प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन से हैं, कौन से कहाँ पे निवास करते हैं, निवास स्थान के बारे में बताएंगे। सबसे बड़ी जनजाति कौन है, दूसरी बड़ी जनजाति कौन है, तीसरी बड़ी जनजाति कौन है। उसके बाद जो है जनजाति समाज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जनजाति धार्मिक जनजाति के जो धार्मिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और राजस्व व्यवस्था के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे उसके बाद जो शुरू हम लोग करेंगे विद्रोह के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग जीके जीएस पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ को डीपली पढ़ें, क्योंकि एक चीज़ को बार बार पढ़ना आवश्यक नहीं है। वीवीआई क्वेश्चन को अब रटना बंद कीजिए। उस चीज़ को जिस टॉपिक से है ना, सभी टॉपिक को डीपली पढ़ेंगे, नॉलेज भी बढ़ेगा। उस चीज़ पर हम लोग कहीं भी बोल भी सकते हैं, है कि नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत की जनजाति के बारे में। देखिए, अफ्रीका के बाद जो है सबसे ज़्यादा जनजाति भारत में ही पाया जाता है। अफ्रीका के बाद, ठीक है। अगर अफ्रीका के बाद अगर सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है? भारत में पाया जाता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, भारत में कहाँ पाया जाता है? तो देखिए, झारखंड राज्य में, ठीक है। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा आदिवासी पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड राज्य में, ठीक है। अब देखा जाए तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति की बात करें, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भील जनजाति है, ठीक है। सबसे दूसरी बड़ी जनजाति कौन है? तो गोंड है। और सबसे तीसरी बड़ी जनजाति कौन है? तो कौन है? संथाल है, ठीक है। अब इसके निवास स्थान के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, निवास स्थान भी बहुत सारा क्वेश्चन में पूछता है, भील जनजाति के बारे में, या सबसे बड़ी जनजाति कौन है, दूसरी बड़ी। ये जितने भी टॉपिक है, जितने भी पॉइंट नोट किया गया हुआ है इस पर, सभी महत्वपूर्ण है और इससे बाहर का नहीं आएगा, क्योंकि जो नहीं भी पूछता है वो भी रखा गया है। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो पूछता है वही पूछेगा, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन बन रहा है अब डीपली बन रहा है। क्योंकि अब जो होता है ना कि हाँ, एक तो जो क्वेश्चन जो हर साल पूछ रहा है वही साल, जैसे 5 साल पहले का क्वेश्चन जो पूछा वही पढ़ लीजिए फिर अगला साल आ जाए, ऐसा नहीं होता है अब, ठीक है। अब क्योंकि सभी एग्ज़ाम में देखिएगा डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए और एक और बात बता दूं कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके जीके जीएस का अगर आपका पार्ट है तो आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो बैंक का ही मतलब पढ़े, ठीक है। आप इस नॉलेज के लिए भी पढ़े, थोड़ा बहुत आपका क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो है देखिए, भील जनजाति था, भील जाति का जो निवास स्थान देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, राजस्थान है एवं त्रिपुरा है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए गोंड जाति का निवास स्थान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। अब देखा जाए कि इतना तो 3 को बड़ा जनजाति आप लोग जान लिए कि हाँ, कि 3 बड़ी जनजाति जो है भारत में ये सब है। और भी जनजातियां हैं, उनका भी नाम हम लोग जानेंगे। देखिए, भारत की अन्य जनजातियां जो है मुंडा है, ओराव है, हो है। हो का मतलब हो जनजाति है, हो ऐसा हम लोग बिहार में हो का कहाँ बारह ऐसे टाइप का जो होता है हम लोग बोलचाल में, लेकिन हो एक जनजाति है, ठीक है। खोंड है, चेरो है, कोल है, पहाड़िया है, मीना है, आदि है। ये सब जो जनजाति जो है, आदि मतलब थोड़ा और भी है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जा रहा है, जो एग्जाम में आपको हम लोग को ज़रूरी होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखिए
कि जनजाति समाज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जनजाति समाज, ठीक है, किस प्रकार से वो लोग रहते थे, है कि नहीं, उनका खान पान क्या था, है कि नहीं, उनका रहन सहन के बारे में हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। देखिए ये लोग जो है पहाड़ियों एवं बस्तियों में बटे थे, पहाड़ियों एवं छोटे बस्तियों में रहते थे। दूसरी बात कह रहे हैं कि आदिवासी समाज 3 स्तर में बटे थे। आदिवासी समाज 3 स्तर में बटे थे। पहला तो था राजा एवं जमींदार था, दूसरा था मध्यम वर्ग था जो बीच वाला मध्यम वर्ग, और तीसरा जो है सामान्य आदिवासी जो नॉर्मल जो है आम आदमी जो था वो सब था। अब देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो शोषण हुआ, सबसे ज़्यादा जो अत्याचार किया गया, तो ये जो सामान्य आदिवासी जो है नॉर्मल है उसी का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। ये तो राजा है, जमींदार है, ये तो पैसा वाला है। अंग्रेज सब क्या करता था, जो राजा है पैसा वाला को अपने पक्ष में कर लेता था और सभी को मिलकर शोषण करना शुरू कर दिया, अत्याचार करना शुरू कर दिया। सबसे ज़्यादा पीसता है तो सबसे नॉर्मल इंसान ही पीसता है, मध्यम वर्ग भी नहीं पीसता है। मध्यम वर्ग में भी तो है थोड़ा बहुत पैसा, लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं है, जो पूरे गरीब है, तो हमेशा पीसी जाता है, मजदूर टाइप के लोग, ठीक है ना। तो तीसरा जो है सामान्य आदिवासी सबसे ज़्यादा अधिक शोषण हुआ, ठीक है। अब ये लोग रहते थे कैसे, तो जनजाति जो था, जो भी जनजातीय थे वो किल्ली और कबीला में बटे हुए थे। किल्ली और कबीला, किल्ली हो या कबीला हो एक ही हुआ, किल्ली बोल सकते हैं या फिर कबीला बोल सकते हैं। कबीला में बटे थे, छोटे छोटे बस्तियों में बटे हुए थे। समाज क्या था, तो देखिए समाज जो था पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक कहने का मतलब है बपौती धन वाला बात हो गया। बपौती धन, अगर ओकर पापा अगर सरदार है तो ओकरा बेटा ही सरदार बनेगा, और उसका बेटा फिर होगा तो ओकरे बेटा सरदार बनेगा, ठीक है ना। तो इसी को कहा जाता है पितृसत्तात्मक। यहाँ भी है, बिहार में ऐसा झोल है, झोल था ना पहले, अभी भी देखिए, अभी हाल फिलहाल में सरकार बना है गठबंधन से, नीतीश और तेजस्वी यादव का, जैसे कि नीतीश मुख्यमंत्री जी है ही और उप मुख्यमंत्री में तेजस्वी यादव। तो कहने का मतलब है गठबंधन है। वो तो हम लोग पॉलिटी में पढ़ेंगे कि गठबंधन क्या होता है, ये सब सारा चीज़ का वीडियो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये वही चीज़ हो गया। वो लोग का कहना एगो स्टेटमेंट था क्या कि हमारा बाहरी आदमी में आ जाएगा, हमारा बपौती धन सब है, हम लोग शुरू से, हम लोग को कौन हटा देगा, हम लोग का यानी कि बपौती धन है। बात में हालांकि सही है, सरकार को तो बदलना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार जो है, मान के चलिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, यह हमारा मत है, मान के चलिए है। क्यों है कि देखिए सबको चांस देना चाहिए, 5-5 साल दिया जाए। चांस देने से क्या होगा, लोग सरकार कार्य करता है, उसमें दिल में डर रहता है कि नहीं। सरकार को बदलिए, इससे ज़्यादा लाभ होता है। एक ही सरकार को रख दीजिएगा तो समझिए कि वो पितृसत्तात्मक ही मानने लगेगा। बात समझे कि नहीं। तो चलिए देखिए, अब क्या था, पुरुष स्त्री को आभूषण प्रिय था, आभूषण पहनने का शौक था। आप लोग फोटो देखे होंगे आदिवासी लोग का, पूरा गला में एकदम बड़ा बड़ा कंठी माला ये सब एकदम पहनता था, वो सब आभूषण में ही होता है, ठीक है ना। हाथ में बल्ला तल्ला जो भी है, कानून में, नाकों में, तो आभूषण प्रिय था स्त्री जो था और पुरुष दोनों था। आज के डेट में पुरुष अगर वैसे करके चलेगा तो बस हो गया, उसको तो जीना हराम कर देगा, है कि नहीं। अब स्त्रियाँ जो था गोदना गुदवाने के शौकीन थे, जो आज गोदना गुदवाता, जो आज के टैटू लोग करवाते हैं, उसी को टैटू गोदना गुदवाता था पहले स्त्री लोग। कहीं कहीं हाथ उत पे भगवान वगैरह किसी भी चीज़ का गोदना गुदवाता था। चावल इनका मुख्य भोजन था और हरिया जो था मुख्य मदपान था। देखिए सवाल इससे बहुत ज़्यादा बनता है, सवाल जो भी है इससे बहुत ज़्यादा बनेगा। आपको ये छोटा सा जो है, इसको जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, मान के चलिए ये सबसे बड़ी भील जनजाति, सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी भील जो है, सबसे बड़ी जनजाति कौन है भारत के, तो भील जनजाति हो गया। जनजातियों का मुख्य भोजन क्या था, तो चावल था, है कि नहीं। जनजातियों के मुख्य मदपान क्या था, तो हरिया, है कि नहीं। उसके बाद जो है ये आते हैं कि सबसे ज़्यादा अफ्रीका के बाद सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ पाया जाता है, कहाँ निवास करता है, तो भारत में निवास करता है। अब भारत में कहाँ, तो राजस्थान में, ठीक है। समाज जो थे किस में बटे थे, तो तीन स्तरों में बटे थे, राजा, जमींदार, मध्यम वर्ग और
सामान्य आदमी। सबसे ज़्यादा शोषण किस वर्ग का हुआ? तो सामान्य का हुआ। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जनजातीय समाज के अगले टॉपिक में। बाल विवाह एवं सती प्रथा का चलन नहीं था उस समय। बाल विवाह यानी कि कम उम्र यानी उम्र से पहले ही शादी कर देना बाल विवाह होता है। ठीक है, बाल विवाह का जो उस समय प्रचलित नहीं था प्रथा, ना ही सती प्रथा का चलन था। सती प्रथा करने का मतलब हो गया कि अगर पति का मृत्यु हो जा रहा है तो पति के मृत्यु के साथ ही जो है उसके अग्निचिता पर पत्नी को एक साथ जला देना। ठीक है ना, उसी को सती प्रथा कहा जाता था। लेकिन उस समय वो प्रचलन नहीं था। बिटलाहा सजा जो था संथालों में दी जाती थी। बिटलाहा सजा कहने का मतलब जाति बहिष्कृत सजा, जाति से ही हटा देना वैसा सजा, उसको बिटलाहा कहा जाता था। ये जो सजा जो था संथालों में दिया जाता था। क्यों दिया जाता था? यौन संबंध बनाने के कारण जो है यानी कि यौन संबंध जो है किसी दूसरे से यौन संबंध बनाने के क्रम में जो है ये सजा दी जाता था। ठीक है, उसके बाद वधू मूल्य की प्रथा थी। वधू मूल्य कहने का मतलब है उस समय जो था जो पत्नी यानी कि स्त्री को खरीद लिया जाता था। ठीक है, उस समय वह वधू मूल्य उसी को कहा जाता है। ठीक है, वधू मूल्य की प्रथा को जो संथालों में क्या नाम से पुकारा जाता है? तो पौन नाम से पुकारा जाता है संथालों में वधू मूल्य की प्रथा को। और दूसरी बात करूँ मुंडाओं में किस नाम से कहा जाता है? तो गुणांग कहा जाता है। ठीक है, गुणांग। ठीक है, मुंडाओं में इस नाम से पुकारा जाता है वधू मूल्य की प्रथा को। ठीक है, उसके बाद जो है वहाँ जो जनजातीय समाज का जो प्रमुख संस्कार थे, सबसे प्रमुख संस्कार क्या थे? तो जन्म था, विवाह था, अंत्येष्टि था। अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार का जो था कार्यक्रम था। ठीक है, प्रत्येक गांव में जो था अखाड़ा होता था। अखाड़ा जो बनता था सभी गांवों में बनता था। अखाड़ा जो क्या था? तो एक नृत्य संगीत का केंद्र था, वहाँ पे अन्य गतिविधियाँ भी होता था। ठीक है, तो अखाड़ा कहाँ था? प्रत्येक गांव में अखाड़ा होता था। वो क्या काम में आता था? नृत्य और संगीत का वो केंद्र था। ठीक है ना। धमकुरिया नामक संस्था ओराव में था। धमकुरिया नामक संस्था क्या था? ओराव में था। ये देखो, धमकुरिया नामक संस्था वो यानी कोचिंग सेंटर था एक तरह का, मानिए तो। धमकुरिया संस्था में जो था जनजातियों को अपने रीति रिवाजों के बारे में पढ़ाया लिखाया जाता था। ठीक है, बताया जाता था। नृत्य संगीत के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में बताया जाता था धमकुरिया नामक संस्था में। ऐसी ही संस्था को गीती ओरा के नाम से पुकारा जाता है। किन जनजातियों में? तो मुंडा और असुर जनजातियों में। गीती ओरा ऐसी संस्था को जो है जो शिक्षा देता है अपने जनजातियों के बारे में, शिक्षा देने वाली संस्था जो है गीती ओरा के नाम से पुकारा जाता है। किसमें? तो मुंडा और असुर जनजाति में। ठीक है, उराव जो है उराव यानी जतरा का आयोजन करता था, यानी मेला का आयोजन करता था। मेला का कौन आयोजन करता था? उराव। ठीक है, उसके बाद देखिए गांव की मुखिया को जो थे संथाल में क्या पुकारा जाता था? जो मुखिया होता है गांव के मुखिया। उसके बाद ओराव में, उसके बाद मुंडा में। देखिए संथाल में जो है माझी पुकारा जाता, माझी बोला जाता था गांव के मुखिया को संथाल में। ठीक है, उराव में जो है पाहन बोला जाता था। उराव में पाहन बोला जाता था। और मुंडा में तथा पहाड़ियों में सरदार से पुकारा जाता था मुखिया को। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें संथालों का जो मुख्य जो पर्व था, मुख्य पर्व जो था संथालों का सोहराई था। संथालों का मुख्य पर्व सोहराई था। ओराव का जो था मुख्य पर्व जो है कर्मा था। और मुंडाओं का जो मुख्य पर्व था सरहुल था। ये हो गया आपका जनजातीय समाज का टॉपिक खत्म। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आता है। आपका जो भी मुख्य बिंदु का जो था, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लाइन था वो आपके सामने है। ठीक है, इसको आप एक काम कीजिए, नोट्स बुक बना लीजिए। आपको दोबारा कहीं से भी नोटबुक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो राजनीतिक जीवन कुछ नहीं था। राजनीतिक जीवन हम नहीं बता रहे इसलिए कि देखो राजनीतिक जीवन में एक पंचायत होता था। पंचायतों का जो है पंच, उसमें पंच नियुक्ति होता था। पंचायतों का जो फैसला वगैरह, जो भी गलत वगैरह गतिविधि हुआ, कहीं भी कोई भी फैसला करना हो, कोई भी किसी पर विवाद हुआ हो, उसको सुलझाने के लिए अभी भी आप गांव में देखते होंगे पंचायती बैठाता है। जैसे कहीं भी आपस में दो पक्ष में झगड़ा हो जाता है तो क्या करता है? पंचायती बैठाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है पंच रहते, 5 लोग रहते हैं, उसी में फैसला होता है। जिसके पास जो गलती करता है उसको सज़ा दी जाती है। उसी प्रकार से उस समय जो था प्रत्येक गांव में एक पंचायत था। पंचायत का जो नेतृत्व करता था मुखिया करता था। ठीक है, नेतृत्व कौन करता था? पंच जो था। पंच जो देखिए पंचायत के जो था
उसका प्रधान मुखिया होता था। ठीक है, मुखिया। अब मुखिया जिस नाम से जहाँ भी पुकारे, पहाड़ी या फिर मुंडा में जो भी है, सरदार हो, माझी हो या भी पाहन हो, ठीक है, ये लोग जो राजनीतिक जो पंच था, पंच में जो है प्रधान कौन होता था? मुखिया होता था। अगर उसका उपस्थिति नहीं है तो उसका वो प्रधान आपका उसका कार्य संचालन कर सकता था। ठीक है, तो राजनीतिक जीवन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत है कि पंच, हर एक गांव में पंचायत होता था, उसमें पंच, और पंच भी जो होते थे कहाँ का? तो वो उसी के कबीले के ही पंच होते थे। ठीक है, बाहरी नहीं होते थे। अब आइए आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की बात करें तो अर्थव्यवस्था जो टिका हुआ था, वो लोग का अर्थव्यवस्था जो टिका था किस पे था? आखेट एवं यानी शिकार पे था, और अस्थाई कृषि पे था। अस्थाई कृषि यानी कि कृषि से अस्थाई और अस्थाई में अंतर देखिए। अब झूम की खेती तो समझिए अस्थाई हुआ है कि नहीं है? 2-4 साल कार्य किए, वहाँ पे जंगलों को साफ किए, जला वगैरह कर उसको समतल बनाया गया, उस पर कुछ समय तक खेती किया गया, फिर उसके बाद उसको उस जगह को छोड़ के दूसरे जगह पर जाकर खेती किया गया, उसी तरह सेम प्रक्रिया द्वारा, उसी को झूम की खेती या